तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th का हिंदी का क्लास। बहुत सारे बच्चे का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी का क्लास कब स्टार्ट करिएगा। तो मैं बता दूं कि फाइनली क्लास स्टार्ट कर दिया हूं और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे का इस साल कम से कम 450 प्लस रिजल्ट आना चाहिए। और 450 प्लस आएगा कैसे? देखिए, सबसे जरूरी है कि कौन कौन सब्जेक्ट हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर कम टाइम देना चाहिए, आप लोग को प्रॉपर पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि आप लोग को देखिए, अगर 450 प्लस लाना है तो प्रॉपर आपका हिंदी सही पूर्वक एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में 100 ला सकते हैं और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में 100 ला सकते हैं। और यही दोनों ऐसे हैं जिसमें आप नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो और बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बेहतर नंबर है, तो देखिए आपको हिंदी और अंग्रेजी अच्छे ढंग से और सही ढंग से पढ़ने होंगे। और इसके साथ साथ देखिए क्या है, मैं बता दूं कि अगर बायोलॉजी है आपका मेन, या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, देखिए इसमें तो आप लोग को 70 नंबर के पेपर देने होते हैं, 70 नंबर के, और इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। तो इसमें तो सही पूर्वक ठीक ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान देना है हिंदी और अंग्रेजी पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी अंग्रेजी को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के हम 450 नंबर ला लेंगे। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए 450 नंबर लाने हैं तो उसमें सबसे जरूरी आपका भागीदारी हिंदी का भी होता है और अंग्रेजी का भी होता है, क्योंकि देखिए हिंदी अंग्रेजी 200 नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं और वो 70 नंबर का है। और इसमें अगर 200 नंबर में आपका 180 पार हो जाता है तो निश्चित विश्वास कर लीजिए कि आपका 400 प्लस आने वाला है। और हिंदी अंग्रेजी जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रॉपर हिंदी को इग्नोर मत करिए और हिंदी प्रॉपर पढ़िए। और देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आज से स्टार्ट करने वाला कड़बक। और मैं बता दूं कि हिंदी ग्रामर भी जरूरी है और बुक भी जरूरी है। देखिए बुक से आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव भी 40 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और 60 मतलब टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 40 तो आपको बुक से रहेंगे, लेकिन 60 जो रहेंगे वो ग्रामर से रहेंगे। तो मैं ग्रामर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, आप लोग घबराइए नहीं, मैं ग्रामर का भी प्रॉपर क्लास चलाऊंगा। अभी मैं बुक लेकर आया हूं और बुक में सबसे पहले हम कड़बक स्टार्ट करेंगे। जो कड़बक जो है मैं बता दूं, ये काव्य खंड में आता है। कड़बक किस में आता है? काव्य खंड में। और मैं बता दूं कि काव्य खंड में टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर दिए गए हैं? 13 चैप्टर, और एक एक करके 13 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और देखिए 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाने का मतलब आप 60% पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं क्या लाया हूं? काव्य खंड लाया हूं। और काव्य खंड में पहला चैप्टर जो है वो कड़बक है। और कड़बक के लेखक कौन है? यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए लेखक परिचय में आप लोग को याद रखना है कि कड़बक कविता के लेखक कौन है? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी और नाभादास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है मलिक मोहम्मद जैसी। एग्जाम में आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कड़बक कविता के लेखक कौन है, तो आप लोग को याद रख लेना है मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन लेखक परिचय से आपको आता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? अनुमानित 1492, अनुमानित 1502, अनुमानित 1543, अनुमानित 1548। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है कि अनुमानित 1498 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश, सिही गांव, काशी और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान क्या था? जायस में था, कब्र अमेठी पड़ता है और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या है? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजा अशरफ, सूफी संत मोहिदी और ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए और बी दोनों होने वाला है। मतलब कहने का मतलब उनका नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज भी था और सूफी संत शेख मोहिदी नाम था। ये दोनों नाम उनके पिता का ही नाम था, मतलब दो नामों से वो जाने जाते थे, इसलिए ए और बी दोनों क्या है? सही है। सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे ए और बी मतलब क्या है? यहाँ पे मलिक शेख ममरेज और मलिक राजा अशरफ, ये दोनों उनके पिता का नाम था, ये दोनों, ये नहीं था। तो राइट जवाब होने वाला है डी नंबर, मतलब ए नंबर भी उनके पिता का नाम था और बी नंबर भी उनके पिता का नाम था। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजा अशरफ,
सूफी संत शेख मोहिदी और ये भी दोनों। तो मैं बता दूं कि उनके गुरु का नाम था क्या, सूफी संत शेख मोहिदी नाम था। याद रखिएगा, सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्तियाँ कौन कौन सी है। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी आरंभ में जो थे ना, जायस में रहते थे। आरंभ में मतलब उनका जन्म हुआ था उस समय कहाँ रहते थे, अपने गाँव में रहते थे। और गाँव में रहने के बाद वो क्या करते थे, किसानी का काम करते थे। सबसे पहले आरंभ में मलिक मोहम्मद जैसी क्या करते थे, किसानी का काम करते थे। बाद में इनके जीवन में बहुत कुछ घटना घटी और घटने के बाद ये बाद में शेष जीवन फकीरी में बिता दिए। फकीरी समझते हैं, देखिए मैं आप लोग को डिटेल बताता हूँ। शुरू में तो किसानी का काम किया, उनके बाद जिंदगी में ऐसी बदलाव आया कि समझ लीजिए बचपन में ही अनाथ हो गए। अनाथ होने का मतलब समझते हैं, अगर जिसके माता पिता नहीं रहते हैं ना, उनसे पूछो कि उनकी स्थिति क्या होती है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत खराब हो जाती है। बोला जाता है ना कि जिस्म तो रोती है पर रूह नहीं होती, जिस्म तो रोती है पर रूह नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। देखिए माँ बाप जो होते हैं ना, एक बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। और माँ बाप जिसके नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ जो है ना बहुत ख़राब से गुजरती है। वैसी स्थिति किनकी हो गई थी, मलिक मोहम्मद जैसी की। और मलिक मोहम्मद जो है बचपन में ही अनाथ हो गए थे। और अनाथ हो जाने के पश्चात ये चले गए कहाँ पे, संत लोगों के पास। कहाँ चले गए, संत लोगों के पास। और संत लोगों के पास गए तो क्या करने लगे, संतों लोगों के साथ। संत क्या होते हैं, फकीर होते हैं। फकीर के मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना और भीख मांग के खाना, मतलब लोगों के घर भिक्षा जा जा के मांगते हैं साधु संत। उसी तरह ये बचपन में बेचारू कौन, मलिक मोहम्मद जैसी अनाथ हो गए। अनाथ होने के बाद ये चले गए साधु संत के पास। और साधु संत के बाद ये फकीरी में जिंदगी बताने लगे। फकीरी में समझते हो इधर उधर भटकने लगे। और भटकते भटकते इनके जिंदगी बीता था किनका, मलिक मोहम्मद जैसी की। और इनकी जिंदगी ऐसी थी कि इनको क्या हो गया था, चेचक हो गया था। क्या हो गया था, चेचक। में और कुछ मैं बताता हूँ, अभी पहले याद रखना है कि बचपन में किसानी किए थे और शेष जीवन किस में बिताए थे, फकीरी। फकीरी का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि क्या, इधर उधर भटकना। इधर उधर भटकने का मतलब समझ गए ना, ये फकीरी। और फकीर बनने का कारण ये था कि ये बचपन में बेचारू क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे। और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, बचपन बीता इनका। समझिएगा, साधु संत के साथ घूमते घूमते इनका बचपन बीता था। ऐसी स्थिति हो गई थी, ये बेचारू अनाथ हो गए थे, इनका कोई नहीं था। समझ रहे ना। और उसके बाद से भी इनके जीवन में बहुत कुछ बीता भाई। मुलक में भी जो व्यक्तित्व क्या है, चेचा कारण रूपहीन हो गए। मतलब इनको क्या हो गया था, चेचक हो गया था। और चेचा कारण हो गए थे रूपहीन। रूपहीन समझते हैं, इनके चेहरा में दाग दाग जैसा हो गया था। ब्लैक ब्लैक में समझते हैं ना, मैं बता दूं कि ब्लैक ब्लैक हो गया था। ब्लैक ब्लैक समझते हैं ना, देखिए ऐसा हो गया था। कहीं कहीं पे ब्लैक दिखाई, उनके चेहरे पे क्या ऐसे ब्लैक दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पे। समझिए काले काले धाबे पड़ गए थे किनके चेहरे पे, मलिक मोहम्मद जैसे के। समझ रहे ना। तो एग्जाम में पूछता है कि चेचक के कारण कौन रूपहीन हो गए थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो चेचक के कारण क्या हो गए थे, रूपहीन हो गए थे। अगला देखिए क्या है, बाई आंख और कान से वंचित थे। बेचारू का बाई आंख भी नहीं था और कान से भी वंचित हो गए थे। कान से भी सुनाई नहीं दे रहा था। बायां कान से भी सुनाई नहीं दे रहा था और बाई आंख भी क्या हो गया था, नहीं था। मृदभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभाव संत का था। बेचारू संत के साथ घूमते घूमते इनका स्वभाव कैसा हो गया था, संत का हो गया था। क्योंकि बचपन में बेचारू अनाथ हो गए थे और सीधे चले गए थे साधु दरबार में। और साधु संत के साथ फकीरी के साथ जिंदगी बिताया था, इधर उधर भटकते भटकते। तो इनके अंदर भी कैसा आ गया था भाव, इनके अंदर भी संत का भाव आ गया था। और इन्होंने बहुत गजन काटा है भाई, बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जैसे की कृतियाँ कौन कौन है। पद्मावत है और क्या है, अठरावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, करनामा है, मसला मसलामा है, चंपावत है। और कौन सा है, देखिए क्या है, चंपावत, होलीनामा, इरावत। मतलब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ये बात आपको ना ध्यान रखनी है। एग्जाम में पूछ देगा कि पद्मावत के लेखक कौन है, पूछ देगा कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो आप लोग बताना होगा मलिक मोहम्मद जैसी। या इसके लेखक पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है, या आखिरी कलाम के लेखक कौन है, या चित्ररेखा के लेखक कौन है, कहरानामा के लेखक कौन है, मसलानामा के लेखक कौन है, चंपावत के नाम लिखो, होलीनामा के। मतलब इसमें से कुछ भी दे सकता है और लेखक का नाम क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ये रहा लेखक परिचय के बारे में। आज हम लोगों ने देखा, अभी देखिए अभी बहुत कुछ देखना है। हम लोग अभी लेखक परिचय देख रहे हैं। लेखक परिचय में जल्दी जल्दी मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या याद रख लेना है। याद रख लेना है, लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। और इसके बाद जन्म कब हुआ था, जन्म याद रखना है 1492। और मृत्यु भी याद रखिएगा कि मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु बेचारू का कब हुआ था, 1548 में। याद रख लेंगे, मृत्यु भी याद रख लीजिएगा।
पिता जन्म का हुआ था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके साथ पिता का नाम याद रखिएगा, ये भी था उनके पिता का नाम। अगले याद रखिएगा कि गुरु का नाम क्या था, सूफी संत शेख मोहिदी। और इनकी वृत्तियां मैं बता ही दिया कि शुरू में किसानी जीवन फकीरी में गुता, बचपन में अनाथ हो गए और भटकते भटकते जीवन बीता। और क्या, चेचक के कारण रूपहीन हो गए। और क्या, बाई आंख और कान से वंचित थे, मृदभाषी थे, मनुष्य थी, स्वभाव कैसा था, संत का था। और वृत्तियां मैं आप लोग को दिखाई दिया हूं कि ये वृत्तियां आप लोग को याद रख लेना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शब्द निधि। शब्द निधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द निधि नहीं पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा और अर्थ से क्वेश्चन आते हैं। आपको शब्द निधि भी जानना पड़ेगा। देखिए शब्द निधि लिखा गया है गुणी। गुणी का मतलब क्या होता है, गुणी का अर्थ क्या होता है, गुणी या गुणशाली। गुणशाली समझते हैं ना, जिनके पास बहुत सारा गुण होता है उसको गुणवानी कहते हैं, गुणशाली बोलते हैं। सोई, सोई मतलब होता है वही। सोई मतलब क्या होता है, वही। जई माने क्या, जिसने। जैस माने क्या होता है, जैस माने जैसा। जग माने क्या होता है, संसार। और विधि माने क्या होता है, ईश्वर। ये याद रखना, एग्जाम में क्या पूछेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, दे देगा कि गुणी का शब्द अर्थ क्या होता है, गुणी का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है गुणी या गुणवान। सोई का क्या होता है, तो सोई का अर्थ क्या होता है, वही। जई का क्या होता है, जिसने। जैस का होता है जैसा। जग का कैसा होता है, संसार। और विधि का क्या होता है, ईश्वर। विधि का क्या होता है, ईश्वर। ये हर हाल में याद कर लेना है। मैं आप लोग को अगले क्लास लूंगा ना तो सब कुछ पूछूंगा। देखिए प्रॉपर आप जब तक नहीं पढ़िएगा, देखिए टीचर एक गाइडलाइन होते हैं और गाइडलाइन जब दिया जाता है तो अगर बेहतर करना है, देखिए अगर आपका टारगेट है कि 400 प्लस इस बार का लाना है तो देखिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और जो भी पढ़ा दिया जाता है उसको याद करना पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं कि नहीं मैं याद नहीं करूंगा और प्रॉपर ऐसे ही काम चल जाएगा, तो नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको प्रॉपर काम करना ही होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ा करिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संसार में सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है वो है पढ़ाई, तो पढ़ाई को आप इग्नोर मत करिए। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है, दिन है क्या मतलब होता है दिया। और क्या होता है, सूत का क्या होता है, देखिए क्या है, सुधा का होता है देखा। उआ का क्या होता है, उदित। शुक्र क्या होता है, शुक्र। शुक्र शुक्र नामक तारा। महा का क्या होता है, नत्रों के मध्य। जौलही माने जब तक। और अम्बही मतलब क्या होता है, अम्बही मतलब क्या होता है, आम होता है। अगले देखिए डाब मतलब क्या, आम का नुकीलापन या फूटती हुई मंजरी। त्रिशूल माने क्या होता है, त्रिशूली होता है। और क्या देखना है, घड़ी मतलब घड़िया या घड़िया में स्वर्ण कोयले का। कलंक माने कोयला। कांच माने क्या, कच्ची धातु। और क्या, करा माने खरा। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब कुछ याद करना है। निर्मल का निर्मल, मैल से मुक्त साफ। प्रेम का क्या होता है, प्रेम। पीर का क्या होता है, पीर मतलब पीड़ा। रकत माने रक्त। और लेई माने क्या होता है, गंध होता है। और भी देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। मकु मतलब क्या होता है, मुझे। लेई मतलब गंध। तिरकी माने कृति। और केक माने किसने। बेचा माने बेचा। देखिए ये सब कुछ शब्द निधि, जितने भी मैं शब्द निधि ये दिखाया हूँ, ये सब कुछ प्लीज़ आप लोग को याद हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अगर अर्थ आपको समझनी है, कड़वा का अर्थ समझनी है, तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। और जो याद कर लेगा वो बहुत कुछ करेगा। और इस पाठ में हम लोग को क्या बताया गया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कड़बक पाठ में बताया गया है, गुण के बारे में बताया गया है। गुण मतलब क्या होता है, गुण कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका रूप अच्छा नहीं है। रूप समझते हैं, अगर आप काले हैं, गोरे हैं या मझिला कलर के हैं, कोई भी कलर के हैं, तो इसमें पढ़ाई में गुण में कोई बाधा नहीं आती है। आप किसी भी रंग के हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, गुण है आपके अंदर, तो बहुत आगे जाएंगे। जैसे चंद्रमा को आप लोगों ने देखा है, चंद्रमा देखे होंगे तो उसमें भी क्या दाग है, लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी को उजाला देता है कि नहीं देता है, उजाला देता है ना। देखा ही होगा आप लोगों ने कि चंद्रमा भगवान में क्या है, दाग है, फिर भी उजाला देता है। जैसे आम होता है ना, आम में अगर चोंप लग जाती है, आम में देखते हैं चोंप होता है, आम कितना मीठा लगता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कलंक है। क्या कलंक है उसके अंदर, क्या है, उसके अंदर चोंप लग गई है। क्या लग गई है, चोंप लगी हुई है आम में, चोंप को निकालना पड़ता है। वैसे ही बताया गया है कि हमारे संसार में देखिए सारा लोग गुण से ही नहीं भरा है, अवगुण भी है। तो उस अवगुण को दूर करके अगर अपने अंदर गुण लाते हैं, वही सबसे अच्छे इंसान है। देखिए अगर आप समझते हैं कि देखिए हर कोई कमजोर होता है, कोई कितना भी अच्छा हो जाए ना, उसमें कुछ ना कुछ गुण और अवगुण दोनों होते हैं। कोई कितना भी गुणवान हो जाए ना, उसमें कुछ ना कुछ अवगुण होता ही है। लेकिन अवगुण को दूर करके जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। देखा होगा आप लोगों ने, समुंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है। समुंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है।
फिर भी वो इतना बड़ा है ना कि कोई उसको लांघ नहीं पाएगा, कोई पार नहीं पाएगा समुंदर को। तो देखिए उसने क्या अवगुण रहते हुए भी अपने अंदर क्या धारण किया, गुण को धारण किया। वैसे हमारे जीवन में है, देखिए अवगुण तो सबके अंदर है, अवगुण को दूर करके अगर गुण अपने अंदर लाते हैं तो संसार में आप बहुत आगे जाते हैं और उतना बेहतर करते हैं जितना कोई सोचा नहीं था। तो बस इसी के सहारे आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदमों में होगी। लेकिन मेहनत एक दिन से मेहनत से नहीं होगा, हर रोज मेहनत करने होंगे, इसलिए सफलता आती है। देखिए बोला गया है ना, मैं आप लोग को बता दूं कि कहा जाता है कि कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में तो जीत क्या और फिर हार क्या। देखिए जीतने की तमन्ना अगर है आपके अंदर तो आप 400 प्लस के टॉपर भी बन सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर पढ़ने होंगे। और देखिए अवगुण को दूर करिए, अपने अंदर गुण भरिए, और जिस दिन आपने गुण भर लिया दुनिया की कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है। चलिए तो मैं इसी के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में और कर्मक के अर्थ के साथ। और कर्मक के अर्थ से 2 क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में रहते हैं और इसी का हम लोग अर्थ कल पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं लोग कल इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।